दोस्तों, भारत जो पिछले कई सालों से रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, अब उसी रूस से दूरी बनाना शुरू कर रहा है। वजह है अमेरिका के नए और बेहद सख्त प्रतिबंध जो रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध 21 नवंबर से लागू होंगे और इसी के चलते भारत ने फैसला किया है कि वह धीरे धीरे रूस से तेल खरीदना कम करेगा और आगे चलकर उसे पूरी तरह बंद भी कर सकता है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जो अब तक रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदती थी, उसने अक्टूबर में ही अपने रूसी तेल आयात में 24% की कटौती की है। पहले जहां रिलायंस हर दिन लगभग 7 लाख बैरल तेल मंगाती थी, अब ये घटकर करीब 5,34,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। और खास बात यह है कि रिलायंस की योजना है कि आने वाले महीनों में रूस से तेल की खरीद पूरी तरह रोक दी जाए। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि रिलायंस अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदकर अपनी रिफाइनिंग लागत को काफी कम कर लिया था। लेकिन अब सिर्फ रिलायंस ही नहीं बल्कि सरकारी कंपनियां भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने भी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये तीनों कंपनियां रिलायंस, MRPL और HMEL मिलकर भारत के कुल रूसी तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा खरीदती थी। यानी अगर ये कंपनियां पीछे हटती है तो भारत के रूसी तेल आयात में तेजी से गिरावट आना तय है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसी केपलर के अनुसार दिसंबर से भारत में रूसी तेल की सप्लाई में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि 2026 की शुरुआत में कुछ आंशिक सुधार की उम्मीद है, लेकिन वह तभी संभव होगा जब रूस तेल को अप्रत्यक्ष रास्तों से भारत तक पहुंचाने की नई रणनीति बनाएगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध इस बात पर केंद्रित है कि रूस की तेल कंपनियां अपनी कमाई को सीमित करें ताकि यूक्रेन युद्ध को फंड ना किया जा सके। लेकिन उनका असर भारत जैसे देशों पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जो पिछले कुछ समय से रूस पर ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक निर्भर थे। अब सवाल यह है कि जब भारत रूस से कम तेल खरीदेगा तो अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा? इसका जवाब है भारत ने अब अपनी नजर दूसरे देशों की ओर मोड़ ली है। भारतीय रिफाइनर्स अब मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से तेल आयात बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से 5,68,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जो मार्च 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं रिलायंस ने सऊदी अरब से तेल आयात में 87% और इराक से 31% की बढ़ोतरी की है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी ऊर्जा नीति को एक देश पर निर्भर रहने की बजाय विविधता की ओर ले जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच एक कंपनी ऐसी भी है जिसने रूस से संबंध तोड़ने का फैसला नहीं लिया, और वह है नायरा एनर्जी। गुजरात के वाड़ीनार में स्थित नायरा की रिफाइनरी, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है, अभी भी रूसी तेल से चल रही है और लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रही है। ये रिफाइनरी यूरोपीय यूनियन के कुछ प्रतिबंधों के दायरे में आती है, लेकिन भारत के भीतर इसका संचालन अब भी जारी है। वहीं अक्टूबर तक रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, जिसने भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 35% हिस्सा दिया। लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में यह हिस्सा तेजी से घट जाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए भारत अब सीधे रूस से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रास्तों से या बिचौलियों के जरिए तेल खरीदने की कोशिश करेगा। इससे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रतिबंधों का असर भारत के ऊपर पड़ने लगा है और भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि रूस ने जो शैडो फ्लीट बना रखी थी, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लग चुके हैं। सैकड़ों रूसी जहाज को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बैन कर रखा है। यही कारण है कि अब रूस से भारत तक तेल लाने में भी कठिनाई हो रही है। हालांकि उम्मीद है कि जब अगले महीने पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे तो इसका समाधान भारत और रूस निकाल लेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में रूस के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने एक अहम रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पहले से ही लगभग
50% तक का वह इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमता मौजूद है जो रूस के आधुनिक और स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E को भारत में बनाने के लिए जरूरी है। ये रिपोर्ट रूस के मशहूर सुखोई डिजाइन ब्यूरो और अन्य प्रमुख रक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और इसे पिछले महीने HAL को सौंपा गया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब दिसंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली वार्षिक शिखर वार्ता में रक्षा उत्पादन और को डेवलपमेंट इस दौरे के सबसे अहम मुद्दा होगा। रूसी विशेषज्ञों की टीम ने सितंबर 2025 में भारत में HAL की कई प्रमुख सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया। उनका मकसद ये जानना था कि क्या भारत घरेलू स्तर पर Su-57E जैसे उन्नत फाइटर जेट का असेंबली और प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार है या नहीं। इसके लिए उन्होंने HAL के 3 बड़े केंद्रों का दौरा किया, नासिक डिवीजन, कोरापुट डिवीजन और केरल के कासरगोड में स्थित स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री। नासिक में पहले से ही सुखोई 30 MKI जैसे जेट्स की फाइनल असेंबली होती है, जिसने HAL को जटिल एयरफ्रेम और सिस्टम इंटीग्रेशन की विशेषज्ञता दी है। कोरापुट प्लांट रूस के AL-31FP इंजन के उत्पादन और ओवरहॉलिंग में माहिर है, जबकि केरल की SEF फैक्ट्री में जेट्स के लिए एवियोनिक्स यानी नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम के अहम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये सभी सुविधाएं दिखाती है कि HAL पिछले 2 दशकों से रूस के साथ गहरे सहयोग में काम कर रहा है। साल 2000 में हुए भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत HAL को Su-30 MKI की लाइसेंस प्रोडक्शन की अनुमति मिली थी। तब से अब तक HAL ने भारतीय वायुसेना को 270 से ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स डिलीवर किए हैं। इस लंबे अनुभव ने HAL को रूस के प्लेटफॉर्म की बारीक समझ दी है और भारत में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। रूसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के मुताबिक HAL का मौजूदा सेटअप Su-57E के निर्माण के लिए जरूरी तैयारियों का करीब आधा हिस्सा पहले से ही कवर करता है, लेकिन बाकी 50% गैप को पूरा करने के लिए भारत को अभी भी कई उन्नत क्षेत्रों में निवेश करना होगा, जैसे स्टेल्थ कोटिंग्स, एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी और कंपोजिट मटेरियल्स। इन क्षेत्रों में भारत को या तो नई तकनीक विकसित करनी होगी या रूस के साथ मिलकर को डेवलपमेंट करना होगा। अब HAL खुद अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि Su-57E के पूर्ण उत्पादन के लिए कितनी फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, R&D इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ये रिपोर्ट नवंबर के अंत तक रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी, ताकि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इसे चर्चा के लिए एजेंडे में शामिल किया जा सके। Su-57 का भारत से जुड़ाव कोई नया नहीं है। एरो इंडिया 2025 में रूस ने Su-57E को ग्लोबल स्टेज पर पेश किया था और इसे पश्चिमी देशों के महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे F-35 के सस्ते और भरोसेमंद विकल्प के रूप में प्रमोट किया था। भारत के लिए Su-57E प्रोजेक्ट कई मायनों में रणनीतिक रूप से अहम हो सकता है। एक तो ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियों को ताकत देगा, दूसरा ये भारत की वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के जेट्स के युग में तेजी से ले जाएगा। Su-57E के आने से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को न सिर्फ तकनीकी उन्नति मिलेगी, बल्कि ये चीन जैसे देशों की बढ़ती हवाई शक्ति का जवाब देने में भी मददगार होगा। हालांकि इस सहयोग के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े प्रावधान, ऑफसेट दायित्व और भारतीय सिस्टम जैसे उत्तम आईसा रडार को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा भारत चाहेगा कि किसी भी समझौते में टेक्नोलॉजी का पूरा स्वामित्व भारत के पास रहे, ताकि भविष्य में इसी एमका जैसे घरेलू प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सके। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो पुतिन की दिसंबर यात्रा के दौरान Su-57E सहयोग पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।